नमस्ते और पार्ट 2 सिलेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के बिल्कुल दिल में उतरेंगे। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसे हिस्से को समझेंगे जो मतलब पूरे संविधान की दिशा और दर्शन तय करता है। जी हाँ, बात हो रही है प्रस्तावना की, प्रियम्बल की। प्रस्तावना। इसे अक्सर संविधान की आत्मा या कुंजी भी कहते हैं। कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। प्रस्तावना वाकई में वो आईना है जिसमें हमारे संविधान निर्माताओं के सपने झलकते हैं। अच्छा। हमारे राष्ट्र के लक्ष्य, हमारे शासन का मूल चरित्र, सब कुछ। ये महज एक परिचय नहीं है, बल्कि पूरे संविधान का आप कह सकते हैं सार है, एसेंस है। और हमारे पास जो सामग्री है वो भी खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के हिसाब से है। हाँ, तो वो बहुत मदद करेगी। तो आज हम इसे ठीक वैसे ही समझने की कोशिश करेंगे जैसे मान लीजिए एक टीचर क्लास में नोटबुक पर समझाता है। हाँ, पॉइंट बाय पॉइंट, कनेक्शन बनाते हुए। बिल्कुल, ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम बैठ जाए। हाँ, ये तरीका बहुत कारगर होता है, खासकर संविधान जैसे विषय के लिए। तो हमारा लक्ष्य रहेगा प्रस्तावना के हर पहलू को खोलना। उसके शब्दों के पीछे का मतलब समझना। हाँ, और ये देखना कि परीक्षा के लिहाज से क्या जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नोटबुक खोल लीजिए, समझ लीजिए। पहला हेडिंग, प्रस्तावना क्या है? व्हाट इज द प्रियम्बल? देखिए, सबसे आसान शब्दों में ये संविधान की भूमिका है। इंट्रोडक्शन या प्राक्कथन कह लीजिए, प्रीफेस। जैसे किसी किताब के शुरू में होता है। हाँ, बिल्कुल, जैसे किताब बताती है कि वो किस बारे में है, वैसे ही प्रस्तावना संविधान के मूल उद्देश्यों और सिद्धांतों को हमारे सामने रखती है। सामग्री में इसे संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी मतलब की भी कहा गया है। ये तो दिलचस्प है। हाँ, बिल्कुल, मतलब अगर हमें समझना है कि संविधान बनाने वालों के मन में क्या चल रहा था, उनके आदर्श क्या थे, तो प्रस्तावना पढ़नी चाहिए। और इसी महत्व को समझते हुए कुछ विद्वानों ने इसे बड़ी खूबसूरती से डिफाइन भी किया है। जैसे सामग्री में एन.ए. पालकेवाला का जिक्र है। उन्होंने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा। आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड। अच्छा। हाँ, जैसे आईडी कार्ड हमारी पहचान बताता है ना, हाँ, बिल्कुल। वैसे ही प्रस्तावना संविधान की पहचान बताती है। और के.एम. मुंशी, उन्होंने तो इसे और भी मतलब बड़ी बात कह दी। हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का राजनीतिक भविष्य फल, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। हाँ, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप मतलब ये सिर्फ पहचान नहीं है, ये भविष्य की दिशा भी दिखाती है। कि भारत कैसा राष्ट्र बनना चाहता है। एग्जैक्टली। ये बताती है कि भारत किस तरह का राष्ट्र बनने की आकांक्षा रखता है। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। ये एक सपना है। हाँ, एक सपना है, एक वादा है जो हमने मतलब भारत के लोगों ने खुद से किया है। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी परिभाषा और महत्व की बात। अब नोटबुक में अगला पॉइंट डालते हैं, प्रस्तावना का स्रोत और शक्ति, सोर्स एंड अथॉरिटी। कहाँ से आई है प्रस्तावना और पावर कहाँ से मिलती है? हाँ। देखिए, इसका ऐतिहासिक आधार बहुत महत्वपूर्ण है। सामग्री बताती है कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था। वो उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हाँ, बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर आधारित है। उसी प्रस्ताव में वो सिद्धांत और दर्शन थे जिन्हें हमारे संविधान में शामिल किया जाना था। और संविधान सभा ने इसे फिर 22 जनवरी 1947 को अपना लिया था। हाँ, तो उद्देश्य प्रस्ताव ही एक तरह से प्रस्तावना का मूल ड्राफ्ट बना। थोड़े बदलावों के साथ शायद। हाँ, थोड़े बदलावों के साथ। और इसकी शक्ति का स्रोत, पावर, वो तो प्रस्तावना की पहली ही लाइन में है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। बिल्कुल, ये शब्द घोषणा करते हैं कि संविधान को बनाने वाले, अपनाने वाले और इससे शक्ति देने वाले कौन हैं? भारत के लोग। स्वयं भारत के लोग हैं। संप्रभुता मतलब सॉवरेनिटी जनता में है, किसी बाहरी ताकत या राजा में नहीं। यही बात भारत को जैसे ब्रिटेन से अलग करती है, जहाँ राजा या रानी होते हैं वंशानुगत। सही, भारत एक गणराज्य है, रिपब्लिक है, क्योंकि हमारा राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्रपति, वो चुना जाता है। तो हम भारत के लोग, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो पूरे संविधान की नींव है। बिल्कुल सही कहा। अब आते हैं प्रस्तावना के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। नोटबुक में अगला हेडिंग, भारतीय राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। भारत एक राष्ट्र के रूप में कैसा होगा? हाँ, प्रस्तावना ये बताती है। इसमें 5 मुख्य शब्द हैं। इन्हें याद रखने के लिए एक एक्रोनिम है, SSDR। SSDR? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला S। संप्रभु, सॉवरेन। मतलब? संप्रभु का मतलब है पूरी तरह आजाद, पूर्ण स्वतंत्र का।
भारत अपने आंतरिक और बाहरी मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। किसी विदेशी सत्ता का कोई दखल नहीं। कोई अधिकार नहीं। हम अपनी नीतियां, अपने कानून सब खुद बनाते हैं। ठीक है। दूसरा एस, समाजवादी, सोशलिस्ट। ये शब्द तो शायद शुरू में नहीं था। सही कहा। ये मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अच्छा, 1976 में। हाँ, और भारतीय समाजवाद का मतलब है सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना। मतलब धन कुछ ही हाथों में न रह जाए। हाँ, लक्ष्य यही है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, ये लोकतांत्रिक समाजवाद है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ये साम्यवादी मतलब कम्युनिस्ट समाजवाद नहीं है। फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि यहाँ निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र मतलब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ साथ चलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये असल में गांधीवादी और मार्क्सवादी विचारों का एक मिश्रण है, जिसमें झुकाव गांधीवाद की तरफ ज्यादा है। अच्छा, समझा। अब तीसरा एस, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। ये भी बाद में आया। जी हाँ, ये भी उसी 42वें संशोधन से 1976 में ही जोड़ा गया। और इसका मतलब? पंथ निरपेक्ष का सीधा मतलब है कि राज्य का मतलब सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। स्टेट हैज नो रिलीजन। सभी धर्म बराबर। कानून की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं और सभी को समान संरक्षण और सम्मान मिलेगा। हर नागरिक को अपने धर्म को मानने की, उसका आचरण करने की और प्रचार करने की भी स्वतंत्रता होगी। ठीक है। अगला अक्षर डी, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। लोकतंत्र यानी जनता का शासन। सरकार जनता द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है। चुनाव वगैरह? हाँ, इसमें नियमित चुनाव, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब हर वयस्क नागरिक को वोट का अधिकार, कानून का राज, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब? हाँ, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। और ये सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तक सीमित नहीं है। इसका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना भी है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अच्छा, और आखिर में यार गणराज्य, रिपब्लिक। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, गणराज्य का मतलब है कि देश का मुखिया, हेड ऑफ द स्टेट यानी राष्ट्रपति, वो वंशानुगत न होकर चुना हुआ होगा। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है। तो ये SSSDR, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 5 शब्द मिलकर बताते हैं कि भारत कैसा राज्य है। बिल्कुल स्पष्ट। हाँ। अब नोटबुक में अगला सेक्शन, संविधान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी। प्रस्तावना क्या लक्ष्य हासिल करना चाहती है? देखिए, राज्य की प्रकृति बताने के बाद प्रस्तावना ये बताती है कि ये संविधान अपने नागरिकों को क्या देना चाहता है। इसके 4 मुख्य उद्देश्य हैं। इन्हें याद रखने के लिए एक्रोनिम है JLF। JLF? हाँ। अच्छा, पहला J, न्याय, जस्टिस। इसमें क्या शामिल है? प्रस्तावना 3 तरह के न्याय की बात करती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। थोड़ा खोलेंगे इसे। सामाजिक न्याय मतलब? सामाजिक न्याय मतलब जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और आर्थिक न्याय? आर्थिक न्याय यानी आय और संपत्ति की जो असमानता है वो कम हो, सबको बराबर मौके मिले। और राजनीतिक न्याय? राजनीतिक न्याय मतलब सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार मिले, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। ठीक है। अगला L, स्वतंत्रता, लिबर्टी। यहाँ 5 तरह की स्वतंत्रता की गारंटी है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, व्यक्ति के विकास के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि ये स्वतंत्रता असीमित नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब संविधान इन पे युक्ति युक्त प्रतिबंध, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, जैसे देश की सुरक्षा, नैतिकता आदि के आधार पर। ठीक है। तीसरा E, समता, इक्वालिटी। समता यानी बराबरी। प्रस्तावना 2 तरह की समता पर जोर देती है, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर। हाँ, मतलब समाज में किसी को कोई विशेष दर्जा, कोई स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा और सबको आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाएंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी। हमारे मौलिक अधिकारों में खासकर अनुच्छेद 14 से 18 इसी समता को स्थापित किया गया है। अच्छा, और आखिरी F, बंधुता, फ्रेटर्निटी। बंधुता यानी भाईचारा। इसका लक्ष्य है देश के लोगों में एकता की भावना बढ़ाना। इसमें 2 बातें बहुत अहम हैं। कौन सी? पहली,
व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर व्यक्ति का सम्मान, और दूसरी राष्ट्र की एकता और अखंडता। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। अखंडता, इंटेग्रिटी, ये शब्द भी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। ये अखंडता शब्द भी 42वें संशोधन 1976 द्वारा ही जोड़ा गया था। तो 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन से, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। एकदम सही। तो ये JLF, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमारे संविधान के महान आदर्श और लक्ष्य हैं। और सामग्री में ये भी लिखा है कि स्वतंत्रता, समता, बंधुता के ये विचार हमने फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए। हाँ, उनसे प्रेरित हैं। ये वैश्विक आदर्श हैं जिन्हें हमने अपने संविधान में जगह दी। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं, जो अक्सर कंफ्यूज करता है। नोटबुक में अगला टॉपिक प्रस्तावना का संविधान में स्थान और संशोधन, प्रियम्बल स्टेटस एंड अमेंडेबिलिटी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ये संविधान का हिस्सा है और क्या इसे बदला जा सकता है? यही सवाल। देखिए, ये सवाल लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में बहस का मुद्दा रहा। सामग्री में इस पर 3 प्रमुख केस स्टडीज का जिक्र है। ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। कौन कौन से केस? पहला केस है बेरुबारी यूनियन मामला, बेरुबारी यूनियन केस 1960 का। 1960, इसमें कोर्ट ने क्या कहा था? 1960 में बेरुबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना जो है वो संविधान निर्माताओं के विचारों को समझने की कुंजी तो है, की है, लेकिन ये संविधान का हिस्सा नहीं है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्योंकि ये हिस्सा नहीं है, इसलिए संसद अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन अमेंडमेंट नहीं कर सकती। ओहो, तो शुरू में इसे संविधान का अंग ही नहीं माना गया? नहीं माना गया। फिर बदलाव कैसे आया? बदलाव आया एक ऐतिहासिक फैसले से, लैंडमार्क जजमेंट, केशवानंद भारती मामला, केशवानंदा भारती केस 1973। 1973, ये तो बहुत सुना है। हाँ, ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का मील का पत्थर है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना बेरुबारी वाला फैसला पलट दिया, ओवररूल कर दिया। अच्छा, तो 1973 में कोर्ट ने क्या कहा? केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है। अभिन्न अंग? हाँ, और क्योंकि ये अंग है तो संसद अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है। मतलब अमेंडमेंट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। लेकिन यहीं पर कोर्ट ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत दिया, बहुत महत्वपूर्ण, मूल ढांचे का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, ये क्या है? इसे थोड़ा और समझाएंगे? कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, बिल्कुल है, लेकिन वो संविधान की उन बुनियादी विशेषताओं को, उन बेसिक फीचर्स को नहीं बदल सकती जो उसकी नींव हैं, जो उसका मूल ढांचा है। और ये मूल ढांचा क्या है, ये कौन बताएगा? कोर्ट ने कहा कि इन मूल विशेषताओं में क्या क्या शामिल है, ये कोर्ट समय समय पर बताता रहेगा, और प्रस्तावना को भी संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया। अच्छा, तो प्रस्तावना भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है? हाँ, आप प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकते हैं जैसे जरूरत हो, लेकिन आप उसकी मूल आत्मा को, उसके मूल दर्शन को नष्ट नहीं कर सकते। ये तो वाकई बहुत बड़ा फैसला था। इसने तो संसद की संशोधन शक्ति पर एक तरह की लगाम लगा दी। बिल्कुल, एक संतुलन बनाया। और शायद इसी फैसले के बाद ही फिर वो 1976 में 42वां संशोधन संभव हुआ। बिल्कुल, केशवानंदा भारती फैसले ने ही 42वें संशोधन का रास्ता खोला, जिससे प्रस्तावना में वो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। हाँ, और ये प्रस्तावना में हुआ अब तक का एकमात्र संशोधन है, ओनली 1 अमेंडमेंट सो फार। सामग्री में एक और केस का भी जिक्र है, LIC ऑफ इंडिया मामला 1995। हाँ, 1995 के LIC मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती के फैसले को फिर से दोहराया, रीअफर्म्ड किया। क्या कहा उसमें? फिर से पुष्टि की कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक और अभिन्न हिस्सा है। तो अब ये जो कानूनी स्थिति है, ये पूरी तरह से स्थापित है, सेटल्ड लॉ है, एकदम साफ हो गया। चलिए अब आखिरी पॉइंट पर आते हैं, प्रस्तावना की प्रकृति, नेचर ऑफ प्रियम्बल। क्या ये कानूनी तौर पर लागू करने योग्य है, जस्टिशिएबल है? सामग्री इस पर बिल्कुल साफ है। प्रस्तावना की प्रकृति गैर न्यायिक है, नॉन जस्टिशिएबल। गैर न्यायिक मतलब? इसका मतलब है कि आप सिर्फ प्रस्तावना में लिखी बातों के आधार पर कोर्ट जाकर उन्हें लागू करवाने की मांग नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी को लगता है कि उसे पूर्ण सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, तो वो सिर्फ प्रस्तावना का हवाला देकर केस नहीं कर सकता।
उसके लिए संविधान के दूसरे प्रावधानों का, जैसे मौलिक अधिकारों का या नीति निदेशक तत्वों का सहारा लेना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सरकार या विधायिका को सीधे तौर पर कोई शक्ति नहीं देती और न ही उनकी शक्तियों पर कोई रोक लगाती है। तो फिर इसका महत्व क्या है? सही समझे। इसका महत्व कानूनी बाध्यता में नहीं बल्कि मार्गदर्शन में है, गाइडेंस में है। ये हमारे कानूनों और नीतियों की दिशा तय करने में मदद करती है। ये एक तरह से नैतिक बल देती है। और एक बात और, शायद व्याख्या में मदद। हाँ बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहां संविधान के किसी अनुच्छेद की भाषा अस्पष्ट हो, एम्बिगुअस हो या उसके एक से ज्यादा अर्थ निकल रहे हों, वहां इंटरप्रिटेशन करने के लिए, मतलब व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना की मदद ली जा सकती है। ये समझने के लिए कि बनाने वालों का इरादा क्या था। एग्जैक्टली। ये जजों को ये समझने में मदद करती है कि संविधान निर्माता क्या चाहते थे, उनकी मंशा क्या थी। बहुत खूब। तो हमने प्रस्तावना के लगभग सभी पहलुओं को नोटबुक स्टाइल में समझ लिया है। हाँ, कोशिश तो यही रही। अब परीक्षा के लिए एक त्वरित पुनरीक्षण हो जाए, क्विक रिविजन, एक माइंड मैप जैसा बना लेते हैं दिमाग में। जरूर जरूर, ये बहुत जरूरी है। चलिए माइंड मैप बनाते हैं। प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा, कुंजी, परिचय पत्र, पलकीवाला ने कहा, राजनीतिक जन्मपत्री, मुंशी ने कहा, सार, भूमिका, स्रोत, सोर्स, उद्देश्य प्रस्ताव, नेहरू, प्लस शक्ति कहां से, हम भारत के लोग, मुख्य तत्व, वो चीजें, राज्य की प्रकृति और उद्देश्य। राज्य की प्रकृति, वो एक्रोनिम SSSDR, S संप्रभु, सोवरन, S समाजवादी, ये 42वें संशोधन 1976 से, S पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, ये भी 42वें से, D लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, R गणराज्य, रिपब्लिक। और उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा एक्रोनिम, JLF, J न्याय, जस्टिस, कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, L स्वतंत्रता, लिबर्टी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, E समता, इक्वालिटी, किस चीज की, प्रतिष्ठा और अवसर की, F बंधुता, फ्रैटर्निटी, क्या सुनिश्चित करना है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द 42वें संशोधन से। बहुत बढ़िया। अब कानूनी स्थिति, लीगल स्टेटस, संविधान का हिस्सा है। हाँ। केशवानंद भारती 1973। हाँ। पहले नहीं माना गया था। बेरूबारी 1960। संशोधन हो सकता है, अमेंडेबल। हाँ, तो आर्टिकल 368 के तहत, पर मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। कितने संशोधन हुए? केवल एक, 42वां संशोधन 1976। 3 शब्द जोड़े गए। और क्या ये कोर्ट में लागू करवाया जा सकता है? जस्टिशिएबल है? नहीं, गैर न्यायिक हैं, नॉन जस्टिशिएबल। तो महत्व क्या है? मार्गदर्शक हैं और व्याख्या में सहायक है जहां भाषा अस्पष्ट हो। शानदार। ये माइंड मैप तो रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। हाँ बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि प्रस्तावना सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये हमारे संविधान का दर्शन है ना, हमारे राष्ट्र का संकल्प है। बिल्कुल, यह हमें याद दिलाता है कि हमारा संविधान किन ऊंचे आदर्शों पर टिका है और हम एक राष्ट्र के रूप में क्या बनना चाहते हैं। ये सिर्फ अतीत का दस्तावेज नहीं है, ये भविष्य का दिशा निर्देशक भी है। हाँ। और ये हम नागरिकों को भी हमारी जिम्मेदारी याद दिलाती है, इन मूल्यों को बनाए रखने की जिम्मेदारी। सही कहा। और यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है जो हमें थोड़ा सा सामग्री से आगे सोचने को मजबूर करता है। क्या? कि क्या आज इतने सालों बाद हम प्रस्तावना में लिखे इन महान आदर्शों, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता को जमीनी हकीकत में, असलियत में उतार पाए हैं? ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, इन लक्ष्यों को पाने में हम कहाँ तक सफल हुए हैं और इन्हें पूरी तरह से हासिल करने के लिए एक नागरिक के तौर पर हमारी क्या भूमिका हो सकती है, क्या होनी चाहिए? ये वाकई सोचने वाली बात है, सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी। खैर, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो प्रस्तावना की ये समझ नींव का पत्थर है। बिल्कुल। पाथ टू सिलेक्शन के साथ सीखते रहें। याद रखें, निरंतरता और फोकस ही सफलता की कुंजी है। अगले सत्र तक पढ़ते रहिए।